हमारे खास बुलेटिन यूपी के विकास की बात में और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सबसे पहली खबर आगरा से है, जहां कमला नगर के राजवाड़ा बालकेश्वर में दबंगई का मामला सामने आया है। दबंगों ने मामा और भांजी पर घर के बाहर हमला कर दिया। लाठी डंडों से दोनों को बेरहमी से पिटा है और पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कुछ दिन पहले भी दबंगों ने मारपीट की थी। आरोप है कि दबंग युवती से छेड़छाड़ करते थे, विरोध करने पर हमला किया। मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी घर पर ताला लगाकर फरार हो गए थे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां केजीएमयू द्वारा वहां के हॉस्टल में मांस बनाने की रोक पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान सामने आया है। अंशु अवस्थी का कहना है कि खान पान और रहन सहन को नियंत्रित करने का बीजेपी को कोई अधिकार नहीं, ये फैसला तानाशाही वाला है। अंशु अवस्थी वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने भारत को दुनिया में नंबर 1 मांस निर्यातक बनाया है और दादागिरी कर रहे छात्रों को मांस खाने पर रोक रहे हैं। बीजेपी सरकार के विधायक और मंत्री मांस निर्यात का व्यापार कर रहे हैं और देश के अंदर लोगों को रोका जा रहा है। यह अंग्रेजों वाली नीति है, ऐसा कहना है अंशु अवस्थी का। तानाशाही है भाजपा सरकार और केजेएमयू प्रशासन की। किसी के रहन सहन खान पान पर रोक लगाने का बीजेपी आरएसएस को कोई अधिकार नहीं है। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। किसी को भी किसी के निजी खान पान पर, रहन सहन पर, धर्म को मानने पर रोकने का अधिकार नहीं है। केजीएमयू के प्रशासन ने जिस तरीके की रोक सरकार के इशारे पर लगाई है कि मांसाहार वहां पर ना बने, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गलत है। और बीजेपी सरकार जो दूसरों को रहन सहन और खान पान पे कंट्रोल और नियंत्रण करना चाहते हैं, वो अपने नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? जब बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप गाय के मांस को घर में काट के खाइए, उनके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि मैं गौ मांस खाता हूं, मुझे कोई रोक के दिखाए। बीजेपी सरकार में बीफ एक्सपोर्ट नंबर 1 हो गया। तो आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? हर आदमी का ये अपना निजी अधिकार है। भारत का संविधान सबको अधिकार देता है निजी रहन सहन खान पान का। किसी को भी अधिकार नहीं। केजीएमयू में जो ये हुआ है, इसका निर्णय तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सत्यवान चौहान ने भारत और अमेरिका के बीच हुई व्यापारिक डील पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने इसे भारतीय किसानों के लिए सीधा डेथ वारंट करार दिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आज मैनपुरी में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और ठाकुर सत्यवान चौहान ने कहा कि अमेरिका दूध के आयात से आने वाले 20 सालों में देश के किसानों की कमर टूट जाएगी। जिन्होंने जियो का उदाहरण देते हुए कहा कि शुरुआत में मुफ्त या सस्ता देकर बाद में मनमानी कीमतें वसूली जाएंगी। संगठन ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुफ्त बिजली, शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की है। उन्होंने कहा, हमें 5 किलो मुफ्त गेहूं नहीं चाहिए, सरकार उसे अपने पास रखे। हमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुफ्त बिजली चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा ठाकुर सत्यवान चौहान ने। ठाकुर सत्यवान चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन से हूँ। आज संगठन के कई पदाधिकारी आपके यहाँ डीएम साहब ऑफिस आए हैं ज्ञापन देने के लिए। किस मांग को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं? ये जो अमेरिका और भारत की ट्रेड डील हुई है, ये हमारे अन्नदाता के लिए सीधा डेथ वारंट है। जैसे कि आज सबसे पहली बात तो कि अमेरिका का सामान भारत बेचने आ रहा है, वो भी कोई टैरिफ नहीं लग रहा है, बल्कि टैरिफ हम दे रहे हैं और हमारा सामान जा रहा है, उसके ऊपर हमें टैरिफ देना पड़ रहा है। ये सरकार हमारे किसानों के लिए बहुत खतरनाक ये जो ट्रेड डील हो रही है, ये आज नहीं, इसका 20 साल बाद जो असर आएगा वो हमारा किसान, आज जो दूध हमारे यहाँ बहुत अच्छी मात्रा में हो रहा है, लेकिन जब यही दूध अमेरिका से आएगा, आपने देखा होगा, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जियो का। जियो ने 6 महीने क्या किया था? फ्री जियो सबको फ्री दिया था जियो। आज जियो जितना रुपया कमा कौन रहा है? अमेरिका आज फ्री में तुम्हें दूध भी दे देगा, मान लिया 1 साल दे देगा, जब तुम्हारे यहाँ दूध बंद नहीं होगा तब वो दूध बंद कर देगा। हमारा किसान कहाँ जाएगा सोच लीजिएगा। तो इसलिए जो चीज़ हमारे भारत में प्रयुक्त मात्रा में हो रही है, अच्छी मात्रा में हो रही है, उसका बाहर से आयात ना किया जाए। कितनी सूत्री मांगे हैं आपकी? मेरी मांगे इसके अंदर हैं, टोटल मिलाकर हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। शिक्षा, इलाज और ग्रामीण बिजली की भी बात है कि ये बिल्कुल हमें फ्री चाहिए।
हमें कोई 5 किलो गेहूँ फ्री नहीं चाहिए। 5 किलो गेहूँ अपने घर में रख लो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे ग्रामीण बिजली फ्री चाहिए। आप दिल्ली जैसी हाईटेक सिटी में लोगों ने 12.5 गज में, चलिएगा मेरे साथ, 5-5 मंजिल मकान बना रखे हैं और हर मंजिल पे 1 मीटर लगा रखा है। 200 यूनिट फ्री, 1000 यूनिट तो उनकी फ्री हो गई ना। हमारे गांव में इतना बड़ा बर्फ लगाते हैं बेचारे, रोटी खाने को नहीं है। बिल देखो 1700, किसी का 1800, किसी का 2200। अध्यक्ष जी, अगर मांगे पूरी नहीं होती है, संगठन क्या करेगा? संगठन सीधा दिल्ली घेर रहा है। 21 तारीख को 300 संगठन आ रहे हैं। सीधा किसान मोर्चा पर दिल्ली घेर रहा हूँ और दिल्ली ही घेरूंगा। यहाँ मैनपुरी से गुजारा नहीं होगा। अगली खबर फिर मैनपुरी से, जहां पुलिस की साइबर क्राइम टीम को बड़ा उपलब्धि हासिल हुई है। ऑनलाइन सरिया खरीदने के नाम पर 6,97,000 रुपए की साइबर ठगी का खुलासा किया है मैनपुरी पुलिस ने। अंतरराज्यीय गिरोह के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी दस्तावेजों और एजेंट आईडी के जरिए बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगी को अंजाम देते थे। पूछताछ में करीब 200 फर्जी खाते खुलवाने की बात सामने आई है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सुनिए क्या कुछ कहा गणेश प्रसाद शाह ने। देखिए, जैसा बताया गया कि रिटायर्ड फौजी है सोडन सिंह, वो अपने मकान का निर्माण कर रहे थे। तो मकान के निर्माण के लिए उन्हें छड़ की जरूरत थी और लोहे की छड़ के लिए वो गूगल में कई वेबसाइट तलाश कर रहे थे ताकि अच्छी क्वालिटी में कम पैसे में उन्हें छड़ मिल जाए। इसी क्रम में उन्हें एक जब वो साइट सर्च करते हैं तो वहाँ पर एक नंबर दिखता है। नंबर से कॉल जब ये संपर्क करते हैं तो उनको कहते हैं कि आपको भी कुछ देर बाद कोई कॉल करेंगे और आपको जो डिलीवरी वगैरह छड़ की है वो मिनिमम रेट में आपको मिल जाएगा। ये भरोसे में आके जब इनको कॉल आता है तो ये भरोसे में आके कि नहीं, हमें सही दाम पे सही चीज मिल रही है, ये 6 लाख से ज्यादा पे अपने व्यापार को, जो लोहे की छड़ है उसको खरीदने को तय करते हैं और 3 अलग अलग समय पे ये पैसे जमा करते हैं। बाद में जब इन्हें सामग्री की डिलीवरी नहीं होती है तब उसे संदेह होता है कि ये हो सकता है कि ये फ्रॉड मतलब कि व्यक्ति है और फ्रॉड मतलब व्यापार पे इनका संपर्क हो गया है। तो साइबर थाना के द्वारा इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था, मुकदमा दर्ज की जाती है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि तो इसको खाते तो बिल्कुल सही थे, लेकिन खाते के जब तुरंत ही जब पैसे अन्य खातों में चले जाते हैं, जब भीतर से उसकी तहकीकात और की गई, ये पता चला है कि ये 7 जो अन्य खाते जहाँ पैसे गए हैं उनको जो बनाने की प्रक्रिया थी और जो वेरिफिकेशन था वो एक ही जगह पे एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। इससे थोड़ी संदेह उत्पन्न होती है कि एक ही व्यक्ति द्वारा सेम 7 से 8 खातों का वेरिफिकेशन हो रहा है। उन्हीं 8 खातों में कैसे ये पूरे पैसे आते हैं। जब टीम थोड़ा डेप्थ जांच करती है तो पता चलता है कि ये जनसेवा केंद्र में लोग काम करते थे और जब इनको बारी बारी पूछताछ की जानकारी की गई तो ये भी पता चला कि इनका संपर्क बिहार के किसी एक व्यक्ति के साथ था जिसकी जांच की जा रही है। और ये क्या करते थे कि जो भी व्यक्ति से संपर्क करते थे या इनके पास जो व्यक्ति आते थे वो कहते हैं कि आपके पैन कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, वो मुफ्त में कर देंगे। लोग इनके भरोसे में आके अपने पैन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म भराना हो या फिर अपडेट कराना किसी बात की हो, इनको अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी वो शेयर कर देते। इन्हीं का फायदा उठा के उनसे वो एक नया सिम और बैंक अकाउंट खुलवा लेते थे और बैंक अकाउंट चूंकि जेन्युइन होता था, लोगों को पता भी नहीं होता था कि उनके नाम पे बैंक अकाउंट है कि नहीं है। इसमें एक और बात जो सामने आई है, सारे के सारे जो बैंक का जो डिटेल है जियो पेमेंट बैंक से है, जो व्यक्तिगत वेरिफिकेशन की जगह ऑनलाइन वेरिफिकेशन को ही ज्यादा उसमें मान्यता होती है। और ये जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता था ये स्वयं ही कर देते थे और इनका जो अपराध करने का तरीका था कि पेमेंट को ये मंगवाते थे अपने खाते से और बाद में इस खाते से, खाता भी इनका नहीं होता था, खाता किसी अन्य का होता था, उससे फिर अन्य जगह पे ट्रांजेक्शन करते थे। और एक बात और पता चली है कि अन्य लोगों को भी अकाउंट का ट्रांसफर करते थे, क्योंकि जो अन्य साइबर क्राइम पे रिलेटेड जो व्यक्ति है उन्हें खाते की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, इनका काम होता है नए नए खाते, आपने देखा होगा जो हमारी सामग्री बरामद हुई है तो कई खाते हैं इसमें,
और सिम एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। ये क्या करते थे, नए नए खाते बोले बोले जनता से बनवा के इसको फिर कहीं और भेजते थे, जहां से साइबर क्राइम के जो पैसे होते थे उसको मंगाया जाता था। अभी ये टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। ये नेटवर्क का ये जो शुरुआती चरण है उसको तोड़ा, इन्होंने पकड़ा है, 3 लोग को गिरफ्तार करके भेज रहे हैं। 2 इसमें कन्नौज के रहने वाले, एक सुल्तानपुर का रहने वाला है। आगे भी जो टीम है इस पे काम कर रही है कि इनके और किन किन लोगों से संपर्क है और कितने खाते बनाए गए हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, ये जो वेरिफिकेशन का जो मोड है, बहुत ही आसानी से आप देख रहे हैं कि मतलब कि किसी का भी खाता बन जा रहा है और उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो बैंक से भी हम लोग संपर्क करेंगे कि कैसे इसको और आगे इस तरह की बातें ना हो सके और आगे जो साइबर क्राइम की जो संभावना है उसको और कम कैसे किया जा सके। सर कितनी ठगी की गई थी और पुलिस ने इसे कितना रिकवर किया गया? देखिए, रिकवरी की बात जो कह रहे हैं कि आपको मैंने पहले बताया कि ये पहले तो 3 चरणों में इन्होंने पैसे मंगाए 6 लाख से ज्यादा, और जब बारी-बारी जब पैसे जब भरोसे में वो देते गए तो आराम से 2-3 जो ट्रांजेक्शन था उन्होंने अन्य खातों में करते गए। लास्ट में जब इन्हें बहुत संदेह हुआ कि नहीं, जब सामग्री की डिलीवरी लोहे की छड़ की डिलीवरी नहीं होने लगी, तब इन्हें संदेह हुआ कि ये फेक अकाउंट है। तब जाके हुआ तो कुछ रुपए की बरामद हुई है, सिम कार्ड की बरामद हुई है, आप बैंक खाते आप देख रहे हैं और जितने भी इन्होंने जनता को ठगा है उनके भी रिकॉर्ड है, ताकि जो होता क्या है इसमें कि जिसके अकाउंट मतलब कि यूज होते हैं, म्यूल अकाउंट यूज होते हैं, कभी-कभी पुलिस को संदेह के घेरे में लेती है, जबकि उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उनके खाते का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, अपराध जब करने की बात है तो जिस जगह ये जनसेवा केंद्र बैठे हुए थे, और कई ये मामले हैं, ऐसा है, अपराध इनका 2 तरह का होता था। एक तो है कि जब ये सीधे इन्वॉल्व होते थे, दूसरा इनका एक और भी साइबर अपराधियों से टाई अप रहता था कि अकाउंट देने का, क्योंकि साइबर क्राइम में एक होता है कि आप पैसे किस अकाउंट में मंगाते हैं, तो ये अकाउंट बना के दूसरे जगह पे बिहार में कुछ लोग हैं उनको देते थे। देखिए, आरोपी तीनों ही मुख्य हैं, क्योंकि बिना तीनों की मिलीभगत नहीं हो सकती, लेकिन एक जो नीलेश है उसका आपराधिक इतिहास भी है। अगली खबर फिर आगरा से है, जहां थाना जगदीशपुरा पर अपराधी मनीष अग्रवाल द्वारा उसकी नाबालिग बेटी के डांस क्लास से वापस न आने और किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 40 लाख रुपए की फिरौती मांगने की सूचना दी गई है। सूचना प्राप्त होते ही थाना जगदीशपुरा पुलिस द्वारा अलग अलग टीमों का गठन कर सीसीटीवी कैमरों की जांच और सर्विलांस साक्ष्यों की सहायता से जांच शुरू की गई है। सूचना मिलने के लगभग 1 घंटे 30 मिनट बाद लड़की सकुशल अपने घर वापस आ गई थी। घटना के अनावरण हेतु की गई गोपनीय जांच और साक्ष्यों के आधार पर थाना जगदीशपुरा पुलिस ने पाया कि मनीष अग्रवाल ने अपने साथी रजत गुप्ता के साथ मिलकर बालिका के अपहरण और 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग का प्री प्लान झूठा षड्यंत्र रचा था। दिनांक 10 जुलाई 2026 को थाना जगदीशपुरा पर प्रार्थी मनीष अग्रवाल के द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के डांस क्लास से वापस न आने तथा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 40 लाख रुपए की फिरौती मांगने के संबंध में एक सूचना उपलब्ध कराई थी। उक्त सूचना के क्रम में थाना जगदीशपुरा पुलिस द्वारा भिन्न भिन्न टीमें गठित की गई थी तथा सूचना उपलब्ध कराने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद बालिका की सकुशल घर पर वापसी हुई थी। उक्त सूचना में थाना जगदीशपुरा टीम द्वारा गोपनीय रूप से जानकारी करते हुए भिन्न भिन्न टीमों का गठन किया गया था तथा घटना के सफल अनावरण हेतु प्रयास किए जा रहे थे। इसी प्रयास के क्रम में आज दिनांक 14 जुलाई 2026 को थाना जगदीशपुरा पुलिस द्वारा यह पाया कि प्रार्थी मनीष अग्रवाल के द्वारा अपने साथी रजत गुप्ता के साथ मिलकर बालिका के अपहरण की योजना बनाई थी तथा फिरौती की एक जो मांग की गई थी ये प्री प्लान तरीके से की गई थी। इन दोनों व्यक्तियों ने इस पूरे प्रकरण में बालिका का अपहरण दिखाते हुए फिरौती की मांग का एक झूठा प्रपंच रचा था। दोनों व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा अपनी हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया है तथा प्रकरण के संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल नगला अनी पहुंचा। मामूली विवाद में दबंगों ने दलित परिवार के साथ मारपीट की थी। दबंगों को मारपीट में दलित युवक की मौत हो गई और दलित परिवार को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। कांग्रेस पार्टी दलित पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने का भी आश्वासन दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से
मांग की है कि इस परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जा सके। ग्राम नगला अनीक की मूल समस्याओं का समाधान किया जा सके, ये मांग भी किया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। गांव में बिजली, पानी, सड़क की समस्या का समाधान और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर न्याय दिलाने का मांग किया है कांग्रेस पार्टी ने। सुनिए क्या कुछ कहा पूर्व विधायक, कांग्रेस के पूर्व विधायक लोइस खुर्शीद ने। क्या कुछ मामला रहा है, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग अभी गांव घूम के सब लोगों से मिले और वहाँ पे सीओ और एसडीएम से भी मिले थे। निष्कर्ष में हम लोगों ने डीएम से ये कहा कि एक तो निष्पक्ष जांच होना चाहिए और एफआईआर में अगर लोगों का नाम है तो उन लोगों को पकड़ के बात इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इसके साथ साथ 3 और मसले हैं जिसके वजह से ये हादसा दोबारा हो सकता है अगर ये हल न हो। एक, इन लोगों के पास, जाटकों के पास पानी का व्यवस्था नहीं है। दूसरा, सुरक्षित रास्ता का व्यवस्था नहीं है। और तीसरा, जो बिजली का मसला है। एसडीएम ने भी अश्योरेंस दिया गांव में कि इन पे ये लोग देखेंगे और डीएम ने भी ये कहा कि इस मसले को वो फौरन एग्जामिन करके और पानी और रास्ता वगैरह का ये मामला हल करेंगे। पानी पीने का पानी है, सिंचाई का? नहीं, सिर्फ सिंचाई का भी, मेनली सिंचाई का। इनके खेत सूखे हैं क्योंकि वहाँ पे उनके पास सिंचाई का पानी नहीं है। तो ये हमको अश्योरेंस दिया है। डीएम ने ये भी अश्योरेंस दिया है कि जो भी व्यवस्था कर सकते हैं, चाहे कुछ ज़मीन का या कोई कॉम्पेंसेशन, वो भी एग्जामिन करके जल्दी उपलब्ध करा देंगे। तो हमने डीएम को कहा इस पे हम लोग नज़र रखेंगे और हमें उम्मीद है कि ये मामला हल हो जाएगी, क्योंकि अगर ये 3 मसला, बिजली और पानी और सड़क, अगर ये मसला हल नहीं होगा तो ये हमें डर है कि ये दोबारा ना हो जाए हादसा। पीड़ित परिवार को कांग्रेस ने क्या आश्वासन दिया? आज आप लोग गए थे। हमने आश्वासन दिया कि हम यहाँ आके डीएम से, एसडीएम से, जिससे भी हमें बात करना पड़ेगा ये मामला को हल करने के लिए हम करेंगे और हमने किया। अभी हम आए यहाँ पे क्योंकि उनका मसला सिर्फ आज का हादसा नहीं, इनका आगे का भी मसला है कि इनके पानी नहीं है। अगर खेत सूखा है तो फिर आप समझ लें कि घर में अनाज भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने आश्वासन दिया और पहले कदम हमने आज उठाया। क्या कांग्रेस पार्टी कुछ आर्थिक मदद भी करेगी? कोशिश हम करेंगे, हम अपना रिपोर्ट दे देंगे लखनऊ में, उसके बाद हम कोशिश करेंगे। अगली खबर फिर आगरा से है, जहां कैंट आरपीएफ डिप्टी एसएस विवाद पर आरपीएफ कमांडेंट का बड़ा खुलासा सामने आया है। आरपीएफ कमांडेंट राजमोहन पिचाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा है। कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने, रेल चक्का जाम करने की योजना बनाई थी, लेकिन पूरी साजिश को समय रहते विफल कर दिया गया है, ये कहना है आरपीएफ कमांडेंट का। हीराकुंड एक्सप्रेस में महिला यात्री की ट्रेन पुलिंग से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। महिला के ट्रेन से उतरने और परिजनों के द्वारा ट्रेन पुलिंग किए जाने का दावा किया गया और डिप्टी एसएस और आरपीएफ जवानों के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ा था, ऐसा बताया है आरपीएफ कमांडेंट ने। मारपीट वाला हिस्सा ही वायरल, एक तरफा माहौल बनाया गया है, ऐसा कहना है कमांडेंट आरपीएफ का। पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज आरपीएफ के पास होने का दावा किया गया है। जांच पूरी होने के बाद सीसीटीवी सार्वजनिक करने की भी बात कबूली गई है। वायरल वीडियो के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जाए, ऐसा रिक्वेस्ट किया है आरपीएफ कमांडेंट ने। मगर जो भी हुआ है पैसेंजर का सेफ्टी के लिए आरपीएफ किया, इतना बता सकता हूं। आप देख सकते हैं, ये वीडियो है आपके पास, मैं सीसीटीवी बाद में शेयर करूंगा। जो भी जितना भी आदेश आएगा, हमारा डीजी हमारा आईजी प्रदीप कुमार साहब का आदेश आएगा, तब तक हम बाहर नहीं देंगे, मगर आप लोग भी देखेंगे क्या हुआ, सच क्या है ना। सच, पैसेंजर जब उतरते हैं, जो भी जनरल चीज में पैसेंजर जब उतरता है, ट्रेन रुक गया, 5 मिनट पैसेंजर उतरा, ट्रेन निकल गई, वो कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मगर उनका लाइफ के लिए दिक्कत है ना। अभी ये आदत पैसेंजर के बीच में ये आदत हो गया, ट्रेन रुक सकती है, फिर माहौल बहुत बिगड़ जाएगा। आप फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में टाइम से पहुंचता है ना, 2 घंटे के पहले पहुंच जाती है। फ्लाइट में एसीपी होती है, फ्लाइट किसी को रुकती है। पैसेंजर का हैबिट बनना चाहिए कि ट्रेन भी ऐसे ही नेशनल इंपॉर्टेंस है, जिसका पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पटरी एक ही है, उसी में ट्रेन चलना है। एक ट्रेन 1 मिनट रुक गया तो पूरा भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन जा रही है। हर स्टेशन में 2 मिनट हो गया तो पहुंचना संभावना है क्या? कोई पैसेंजर इमरजेंसी अपना हॉस्पिटल के लिए जा रहा है,
मुंबई में हार्ट अटैक के लिए जा रहा है पैसेंजर, बीच में एसीपी होते जा रहा है, वो पहुंच नहीं पाएगा क्या पैसेंजर? सब पैसेंजर के लिए, हम पैसेंजर के लिए खड़े हैं। हम सब लोग रेलवे एम्प्लॉइज, स्टेशन मास्टर, टीटी, आरपीएफ, अन्य विभाग, सफाई कर्मचारी, रेलवे इंजीनियरिंग वालों जो ट्रैक में पटरी में धूप में घूम रहे हैं, जो टीटी साहब जो भीड़ के बीच में जाके टिकट चेक कर रहे हैं, सब लोग मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि पैसेंजर कन्याकुमारी से कश्मीर तक सुरक्षा टाइमली। अगली खबर फिर आगरा से है, जहां छावनी परिषद कार्यालय में जमीनी विवाद को लेकर हंगामा हो गया। महिलाओं ने खुद पर पेट्रोल डालकर विरोध किया। महिला कर्मचारियों ने महिलाओं को पकड़कर संभाला। कर्मचारियों ने बाल्टियों से पानी डालकर बड़ा हादसा टाला है। बालूगंज के 4 राहत क्षेत्र की जमीन विवाद से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। कार्यालय परिसर में भयंकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद कर्मचारी मामले को शांत कराकर मामले की आगे कार्रवाई जारी रखी गई है। अगली खबर फिर लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के खिलाफ कई विवादित पोस्टर लगाए गए थे, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इकबाल ने हजरतगंज थाने पर तहरीर दी है। एप्लीकेशन देकर कहा जिन लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं उनके ऊपर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लखनऊ सहित कई जिलों में ये पोस्टर लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक से बातचीत की है हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी ने। सुनिए क्या कुछ कहा है समाजवादी पार्टी के नेता ने। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ कई विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। लखनऊ के 1090 चौराहे से लेके विभिन्न जिलों में, जैसा कि बताया है। क्या कहना चाहेंगे आप सर? आज ज्ञापन देने आए हैं, क्या मांग थी? देखिए, लगातार पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश की सड़कों पे हमारे शीर्ष नेताओं के खिलाफ अपमानजनक पोस्टर लगाए गए। उसमें श्रद्धेय नेताजी का भी अपमान किया गया, आदरणीय अखिलेश यादव साहब का भी अपमान किया गया और शिवपाल सिंह यादव साहब का भी अपमान किया गया। उसी के नज़र हम लोग आज हजरतगंज कोतवाली में आए थे। हमने तहरीर दी है। पुलिस से और सरकार से मांग करते हैं हम लोग कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। आखिर वो कौन लोग हैं जो रात के अंधेरे में आकर पोस्टर लगाते हो, दिन में गायब हो जाते हैं? कहीं वही लोग तो नहीं है जो दिन में कहीं चोरी करते हो, रात में आके भ्रम या आपसी स्वार्थ बिगाड़ने की कोशिश करते हैं? हम लोग ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं, इसलिए हम लोग आज हजरतगंज कोतवाली। एक आखिरी सवाल है, इससे पहले भी 1090 सहित कई चौराहों पे विवादित पोस्टर अखिलेश यादव का लगाया गया था, क्या उन्हीं लोग में से तो नहीं ऐसा लगता आपको? देखिए, बिल्कुल, और उसका जिक्र भी मैंने इस तहरीर में किया है और उस पोस्टर में भी किया है जो हमने हजरतगंज में दिया है कि इससे पहले भी कई पोस्टर लग चुके हैं। अभी तक हम लोग 1-2 गलती माफ कर देते हैं, मगर अब कानून के रास्ते पे आगे चल रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ हम लोग ने तहरीर दी है और अगर पुलिस इसका खुलासा तो पुलिस को करना चाहिए कि वो लोग कौन थे, ये लोग कौन है। और किसी का नाम नहीं लिखा तो हम लोग तो यही मानेंगे कि वो एक लोग हैं और उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी मांग करती है कि ऐसे खिलाफ कार्रवाई करने का। तो फिलहाल बात करी जाए, मोहम्मद इखलाक हमारे साथ मौजूद थे, जिन लोगों ने पोस्टर लगाया उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, कैमरामैन अवनीश के साथ, तहलकंडिया न्यूज के लिए। अगली खबर फिर लखनऊ से है, जहां लोक दल की आज बैठक देखने को मिली है। लोक दल अक्टूबर में निकलेंगे किसान बचाओ, लोक दल अक्टूबर में निकालेगा किसान बचाओ यात्रा। वहीं सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए लोक दल के सुनील सिंह का सरकार को इलेक्शन में चुनाव बैलेट पेपर से चेक कराने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर पर चेक करना चाहिए जिससे चुनाव प्रदर्शित हो। वही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का हमेशा बनेंगे और साथ में चुनाव लड़ेंगे। वही इलेक्शन अगर ईवीएम मशीन से होता है तो पारदर्शी पूरी तरह से खतरे में हो सकता है और चुनाव पारदर्शी नहीं हो सकता। इथेनॉल को लेकर भी उन्होंने कहा, उनका बयान है कि इससे गाड़ियां खराब हो रही हैं। वहीं 2027 में होने वाला चुनाव देश का एक आखिरी चुनाव न रह जाए। वही उन्होंने और कहा कि पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी होती जाती है। अगर बंगाल का चुनाव ना होता तो पहले ही पेट्रोल के दाम बढ़ चुके होते। सुनिए क्या कुछ कहा है राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह ने। और जब ये गाड़ियां खराब होंगी तो सारे का सारा इसी यूनिट बाहर से आएगा। ये गडकरी जी तो शायद जानते नहीं कि फायदा तो होगा नहीं, हाँ बहुत बड़ा डॉलर के माध्यम से देश का पैसा बाहर जाएगा और गाड़ियां बर्बाद होंगी, आम मतदाता बर्बाद होगा। तो आज चाहे आम मतदाता इस E20 से परेशान हो, नौकरी से परेशान हो, किसान MSP से परेशान है, किसान बर्बाद है, नौजवान मजदूर के पास रोजगार नहीं है, व्यापारी उद्योग बर्बाद हो चुके हैं। तो आज पूरे का पूरा देश, पूरी दुनिया, आज एशिया में सबसे ज्यादा निम्न स्तर पर भारत की इकोनॉमी है। ये कल का समाचार है, परसों का समाचार है कि दुनिया में, एशिया में सबसे निम्न स्तर पर भारत की इकोनॉमी चल रही है और डॉलर का दाम जितना गिरा है
आज देश की दुनिया में देखिए कि आपकी हालत बहुत खराब हो रही है और ये विश्वगुरु देश को बर्बाद कर देंगे। इस देश को अगर और 15 दिन रहे तो उत्तर प्रदेश से इनको हराने का काम लोकदल करेगा इंडिया अलायंस के साथ मिलकर। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी हमारा साथ दें। परेशानी सबको है, कोर्ट बचे नहीं, न्यायाधीश न्याय नहीं कर पा रहे, मीडिया बोल नहीं पा रहा, स्वतंत्र मीडिया यूट्यूबरों पर लगाम लगी जा रही है। तो पूरे का पूरा नेटवर्क इन्होंने खराब कर दिया और लोकतंत्र को बर्बाद करने को तानाशाही कर रहे हैं, जिसको रोकने के लिए लोकदल इंडिया अलायंस के साथ मिलकर संघर्ष कर रहा है और चाहेगा कि आप सबके माध्यम से। फिलहाल के लिए इतना ही। तो ये थी आज दिन भर की वो खबरें जो प्रदेश में तहलका मचाए रखी। देश और दुनिया की और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज।